सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन को 7 दिनों में खाली कराने को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर तत्काल रोक लगा दी है। एपेक्स कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिनों में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने 7 फरवरी को होगी। इस फैसले के बाद लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। लगभग 60,000 लोग पिछले 10 दिनों से ठिठुरती ठंड में सड़क को ही अपना आशियाना बना लिया था और दिन रात रो रो कर ऊपर वाले से रहम की दुआ मांग रहे थे। आज उनकी दुआ कबूल हो गई है और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि वे सुप्रीम क्यों हैं। आपको बताएंगे कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों द्वारा क्या दलील दी गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि देश के नफरती गोदी मीडिया किस प्रकार से इस मुद्दे पर भी अपना भोंपू बजा बजा कर इसमें जमीन जिहाद ढूंढ रहे थे। इन भोंपूबाज उजरे चमन को कौन बताएगा कि अपने ही नशेमन पर बिजली गिराकर टीआरपी का गंदा खेल खेल रहे थे। जिस क्षेत्र को खाली कराने को लेकर हाई कोर्ट द्वारा फैसला आया है, वहां लगभग 10,000 हिंदू समाज के लोग भी रहते हैं, जहां गोपाल मंदिर, दुर्गा मंदिर, धर्मशाला सहित 5 छोटे बड़े मंदिर भी हैं। और अगर खाली कराई जाएगी तो इसे भी वहां से हटाना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारा रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये देश के बड़े बड़े अखबारों की रिपोर्ट है। लेकिन इन गोदी भोंपू मीडिया, जिनका खुद का अस्तित्व किसी का 5 साल का है तो किसी का 22 साल का है, तो जिसकी गोद में बैठकर फुदक फुदक कर गुणगान गाते हैं, उनका खुद का अस्तित्व 42 साल का है और वे बता रहे हैं कि 1947 या 1970 से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वे रेलवे की ज़मीन पर जिहाद कर रहे हैं। इन्हें अपनी बातों पर शर्म आनी चाहिए। इस सोच के लोग इतने पतित होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार फटकार लगाने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार बेइज्जती होने के बावजूद भी अपने कुकर्म से बाज नहीं आते हैं। भाई, ये लोग पत्रकारिता कहाँ से पढ़ कर आए हैं? मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। आखिर देश में कौन ऐसी शैक्षणिक संस्थान है जहां इस तरह की जहरीली पत्रकारिता की पढ़ाई होती है? हमें तो नहीं पढ़ाया गया कि पत्रकारिता का अर्थ चाटुकारिता करना होता है, नफरत बांटना होता है, लोगों को आपस में लड़ाना होता है, साथ ही भारतीय संविधान के चौथे एवं निष्पक्ष स्तंभ का तिरस्कार करना होता है। हो सकता है कि मेरे कॉलेज के माननीय प्रोफेसर सीधे सोच के रहे होंगे, नफरत और नफरतबाज से नफरत करते होंगे और इसलिए हमें नफरत बांटना नहीं सिखाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की शैक्षणिक संस्थान भारत में तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी कोने में आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पत्रकारिता की पढ़ाई गोदी मीडिया की सोच की जैसी होती है। इस मुद्दे पर मीडिया का सवाल तो ये बनना चाहिए था कि जो लोग पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं, जिनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी उसी सरजमीन पर गुजरा है, साथ ही जिस गफूर बस्ती को आज अवैध करार दे रहे हैं, वहां 5 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी की टंकी, 1 सरकारी अस्पताल, सामुदायिक भवन, 10 मस्जिद, 5 मंदिर कैसे बन गया है और बस्ती का हिस्सा नगर पालिका में कैसे आ गया है? अगर हाई कोर्ट ने यहां बस रहे लोगों को हटाने को लेकर आदेश दिया है तो इन लोगों को कहां शिफ्ट कराया जाएगा? साथ ही सवाल तो यह भी बनना चाहिए कि जब भारतीय संविधान में किराएदार के लिए भी लिमिटेशन एक्ट 1963 मौजूद है, जिसके तहत किसी निजी अचल संपत्ति पर 12 साल से अधिक और सरकारी अचल संपत्ति पर 30 साल से अधिक समय तक अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो कानून भी उस व्यक्ति के साथ खड़ा है। तो इस गोदी मीडिया को सवाल क्यों नहीं सूझा? इसलिए क्योंकि सेठ का फरमान है। ऐसे लोगों को मीडिया कर्मी तो नहीं कहा जा सकता, कुछ और ही कह सकते हैं। आप अपने हिसाब से इनका नाम चुनकर रख सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर जहां सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर सुनवाई हुई है।
राज्य सरकार और रेलवे की कई दलीलों में से 3 बड़ी दलील इस प्रकार हैं, आपको हम बताते हैं। पहली दलील, याचिकाकर्ताओं का जमीन पर दावा उनका अपना है। यह जमीन रेलवे की है, वहां रह रहे लोगों ने किसी तरह का पुनर्वास नहीं मांगा है। पहली बड़ी दलील। दूसरी दलील, यह जमीन रेलवे के डेवलपमेंट और सुविधाओं के लिए ज़रूरी है। यह राज्य के विकास के लिए ज़रूरी है क्योंकि यह उत्तराखंड का दरवाज़ा है। ये दूसरी बड़ी दलील है। और तीसरी बड़ी दलील इस प्रकार से है, यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, पूरा कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। जो 3 सबसे बड़ी दलील है वो ये 3 दलील है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी है, जरा इनको सुनिए। पहली टिप्पणी, 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। ये पहली दलील के बाद जो टिप्पणी है वो है। दूसरी टिप्पणी क्या है, 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिनका दावा बनता है और एक जिनका कोई दावा नहीं बनता है। आपको ज़मीन को कब्जे में लेकर विकसित करने का हक है, लेकिन सबको सुनकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये दूसरी टिप्पणी है। वही सुप्रीम कोर्ट का तीसरी टिप्पणी क्या है, आपको हम बताते हैं। यह एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है। आपका विचार ज़मीन पर विकास करना है, किसी को निष्पक्ष रूप से इसमें शामिल होना चाहिए और प्रक्रिया को छोटा करना होगा। ये तीसरी बड़ी टिप्पणी है। आखिर में सुनवाई कर रही बेंच ने फैसला सुनाया। हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे। फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रह सकती है। 1 महीने बाद 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस कौल ने पूछा कि उत्तराखंड सरकार के वकील कौन है, कितनी ज़मीन रेलवे की है, कितनी ज़मीन राज्य की है, क्या वहां रह रहे लोगों का दावा लंबित है। इनका दावा है कि वर्षों से रह रहे हैं। यह ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना है, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए। इस फैसले के बाद राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। ये न्याय की जीत है, इंसानियत की जीत है। हल्द्वानी के लोगों से सर के छत नहीं छीनी जाएगी, बच्चों के स्कूल नहीं टूटेंगे, अस्पताल नहीं टूटेगा, मंदिर मस्जिद धर्मशाला नहीं टूटेगा। शुक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय। वही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पूरे मामले में राज्य की भाजपा सरकार का रुख बहुत खराब है। हैरत इस बात की है कि कोई राज्य सरकार अपने लोगों के खिलाफ कैसे हो सकती है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप देख रहे थे viawersnews.com के खास शो वी आवर्स विद इमरान।